मीन्स दोनों के हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, कभी प्री के कभी मेंस के, कोई से भी हो सकते हैं बेटा। तो आइए सीपीओ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस से शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, किरण's टीचर वाज डाउटफुल ऑन हर सक्सेस। किरण की जो टीचर है उन्हें डाउट था किरण की सफलता पर, तो देखो बेटा, जो डाउटफुल है ना उसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ऑफ, डाउटफुल ऑफ लिख लो, फिक्स्ड प्रेपोजिशन डाउटफुल ऑफ, तो आंसर हो जाएगा डाउटफुल ऑफ, क्योंकि इसके साथ डाउटफुल के साथ ऑफ फिक्स्ड है, तो यहां जो एरर पूछा है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। बेटा जी कुछ चीजें वोकैबुलरी बेस्ड है, वहां पर स्टूडेंट को वोकैबुलरी याद होना ही चाहिए। रोजाना 5, 10, 15, 20 अपनी कैपेसिटी के अनुसार याद कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए अगला बढ़ते हैं। हैरी इज द वन सिटिंग डैश द कॉर्नर। हैरी इज द वन सिटिंग डैश द कॉर्नर। बताइए सेकंड का आंसर। तो देखिए मैं आपको इसके लिए बता दूं कि जो कॉर्नर है ना, इन द कॉर्नर भी ठीक है, इन द कॉर्नर भी ठीक है, और एट द कॉर्नर भी ठीक है। ये दोनों ठीक होते हैं, इन द कॉर्नर और एट द कॉर्नर, ये दोनों ठीक है, इन द कॉर्नर एट द कॉर्नर। बस आपको क्या करना है, अगर क्लोज्ड प्लेस है तो आप लिखेंगे इन द कॉर्नर, और अगर ओपन प्लेस है तो आप लिखेंगे एट द कॉर्नर। जैसे ऐसे माने कि ये कोई कमरा है, ये रूम है, ये कमरा है, तो एक रूम मानो, तो रूम के अंदर अगर मैं कॉर्नर की बात कर रहा हूं तो ये इन द कॉर्नर हो जाएगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो मानो ये छत है, और ये छत का कॉर्नर है, तो ये ओपन प्लेस है, ऊपर आसमान है, ओपन प्लेस है, तो ये हमारा एट द कॉर्नर हो जाएगा, ये एट द कॉर्नर। अगर ओपन प्लेस का कॉर्नर है तो एट द कॉर्नर, और अगर क्लोज्ड प्लेस का कॉर्नर है तो इन द कॉर्नर। तो वैसे भी ओ एट तो दे ही नहीं रखा, तो इन लगेगा, ठीक है। तो एट द कॉर्नर और इन द कॉर्नर दोनों ठीक होते हैं, बट डिफरेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नैना इज लीविंग एंड आई एम थिंक टू अप्लाई फॉर हर जॉब। ABCD एक सही बताइए ग्रामर। अभी जो क्वेश्चंस चल रहे हैं वो सीपीओ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, अभी 2-4 क्वेश्चन बाद फॉर्मेट बदल जाएगा। वेटिंग। तो देखें अब आप करते हैं आई एम थिंकिंग, इसने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, भाई थिंकिंग तो ले लिया, क्योंकि बी की फॉर्म के बाद V4 ले लिया, तो ये तो बात हो गई खत्म। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं तो थिंक के साथ दो प्रपोजिशन लग सकती है, थिंक ऑफ और थिंक अबाउट। अगर हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो थिंक ऑफ या थिंक अबाउट का यूज करते हैं। तो अब फिक्स प्रपोजिशन है यहां पर, तो ये थिंक अबाउट आ जाएगा, तो आई एम थिंकिंग अबाउट। और दूसरी बात, अबाउट एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, और नाउन अगर आईएनजी फॉर्म में हो तो जिरंड आता है। तो प्रपोजिशन के बाद नाउन होता है, और अगर नाउन आईएनजी फॉर्म में हो तो जिरंड आता है। तो यहां अबाउट है तो अप्लाइंग हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। तो नैना इज लीविंग, नैना जा रही है, एंड आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, अबाउट अप्लाइंग फॉर हर जॉब, मैं उसकी जॉब के लिए अप्लाई करने की सोच रहा हूं। दैट्स इट। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मालती लिखा है, वैसे मालती होना चाहिए। मालती हैज ए डिफिकल्ट जॉब बट शी डज इट गुड। कहता है मालती की अच्छी नौकरी है, डिफिकल्ट जॉब है, मालती की डिफिकल्ट जॉब है और वो उसे अच्छे से करती है। तो अब कहता है मालती की अच्छी जॉब है और डिफिकल्ट जॉब है, उसे अच्छे से करती है, तो अच्छे से वो क्या करती है, गुड वो क्या करती है, डज इट गुड। तो डज क्या हुआ, वर्ब है, और बेटा
गुड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, और बेटा गुड एडजेक्टिव है तो बेटा एडजेक्टिव वर्ब को डिस्क्राइब नहीं करता। वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो यूज करना पड़ेगा वेल, हमें एडवर्ब यूज करना पड़ेगा। तो यहां इन प्लेस ऑफ गुड यूज वेल, इन प्लेस ऑफ गुड यूज वेल, तो आंसर होगा डी। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया ना? तो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की, लॉजिक के साथ, ग्रामर के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये कहां से आ गया? अब देखो ये आ गया हमारा स्टेनोग्राफर, ये आ गया हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर 2024, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का। 2024 भी दूर नहीं भाई, ये 12वें महीने की बात कर रहा है। अगर ये 12वें महीने की बात कर रहा है तो अभी चल रहा है जून, तो 6 महीने हुए, तो 1 साल पहले का नहीं, ये 6 महीने पहले का है, 6 महीने पहले का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ताजा ताजा। चलिए आगे 5वां, यू हैव सेड दैट as he took money from you many times he owes you 5,000 rupees all together। ठीक है, अब जरा इधर देखिए, इसके अंदर जो एरर है ना बेटा, अगर आप समझे तो all together, ये दो शब्द है। all together का मतलब पता है क्या हो जाएगा? all together का मतलब हो जाएगा सब एक साथ, इसका मतलब है सब एक साथ। तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन आप सेंस देखें कि भाई कि ऑल द गर्ल्स वर सिटिंग टुगेदर, ऑल द गर्ल्स वर सिटिंग टुगेदर, तो यहाँ पे ऑल का मतलब है सभी और टुगेदर एक साथ, कि ऑल वर सिटिंग टुगेदर, तो ऑल टुगेदर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऑल टुगेदर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है संपूर्ण रूप से, इसका अर्थ होता है संपूर्ण रूप से। तो देख ले बेटा, कई बार शब्द बदल जाते हैं कि अलग अलग लिखो तो कुछ और, इकट्ठे लिखो तो कुछ और। जैसे 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 अगर मैं बोलूं सम टाइम, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं समटाइम्स, देख रहे मीनिंग बदल गया। इसका मतलब है गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दे दो, गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दे दो। इसका मतलब है कुछ समय, मुझे कुछ समय दे दो। और समटाइम्स का मतलब है कभी कभी। तो गाना सुना होगा ना, कभी कभी मेरे दिल में, तो ये वो है समटाइम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये अलग चीज है। तो यहां पर है ना, इसका मीनिंग गलत नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर फिट नहीं हो रहा। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। तो मैं लिखना पड़ेगा यू हैव सेड दैट, तुमने कहा कि एज इट टुक मनी फ्रॉम यू मेनी टाइम्स, कि तुमसे ना हमने कई बार पैसे उधार लिए हैं, तुमने कई बार तुमसे उधार लिए हैं, तो ही ओज यू, तो उसे तुम्हारे जो पैसे देने हैं, है ना, तुम्हारे पैसे देने 5,000 रुपीज संपूर्ण रूप से, जितना भी तुमने भाई कभी कभी 1,000 रुपए ले लिए, है ना, कभी 500 रुपए ले लिए, ऐसे कर करके उसने संपूर्ण रूप से 5,000 रुपए उसे तुम्हें देने हैं, ऑल टुगेदर, सारे के सारे जो पैसे देने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, सुन लेना, क्लास के बाद ये गाना सुन लेना, है ना। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो जो आंसर हो जाएगा ये ऑल टुगेदर, ये वाला ना आकर ऑल टुगेदर ये वाला आएगा, ऑल टुगेदर। तो ये रीडिंग, ये ग्रामर नहीं, ये रीडिंग है। क्योंकि ना तो ये गलत है, ना तो ये गलत है, ना ये गलत है, रीडिंग। अब आप रीडिंग करेंगे तो रीडिंग का मतलब क्या हुआ? लॉजिक। तो सेंटेंस कहां से पूछ रहा है? यहाँ पे लॉजिक से पूछा कि आपको मीनिंग निकालना आता है कि नहीं, पूछ रहा है आपको मीनिंग निकालना आता है कि नहीं, इंग्लिश की हिंदी बनानी आती है कि नहीं आती। बेसिकली तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझे। चलिए आगे देखें, स्टेनोग्राफर के चलेंगे क्वेश्चन, है ना। अब मैं कल किसके लाया था? सीपीओ सब इंस्पेक्टर के। आज मैं स्टेनोग्राफर के निकाल के लाया हूं, आज मैं स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस निकाल कर लाया हूं। तो अब ये वो क्या कहता है, देखो आई, ये रहा आई। अगर आई गलत है तो डी पे टिक करो, कह रहा है इन, और ये रहा इन। अगर इन गलत है तो सी पर टिक करो, और विद, और अगर विद गलत है तो ए पर टिक करो, और अगर ऑन गलत है तो आप बी पर टिक करो। समझ में आया? तो आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा गलत है। अब कि आई इन विद या ऑन, आई इन विद या ऑन, आपको देखना कौन सा गलत है, बताइए। तो कहता है आई स्टेड इन माई होम टाउन, मैं अपने होम टाउन में मैं ठहर गया, विद माई पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ, ऑन द पैंडेमिक।
लेकिन आप समझ पाए तो ये जो पेंडेमिक था ना, ये एक टाइम था, पेंडेमिक एक समय था। तो ऑन जो है वो प्लेस की प्रपोजिशन है, टाइम की नहीं। ऑन प्लेस का प्रपोजिशन है, टाइम का नहीं। और पेंडेमिक एक टाइम था, तो यहां पर हमें ड्यूरिंग लिखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आया? प्रपोजिशन एरर, प्रपोजिशन एरर। क्योंकि पेंडेमिक एक टाइम है और बेटा ड्यूरिंग द पेंडेमिक, पेंडेमिक के समय पर अपने माँ बाप के साथ मैं जो रुका था, अपने होम टाउन में रुका था। आगे आप समझ? तो प्रेपोजिशन एरर पूछ रहा है, तो टाइम की बात है तो ड्यूरिंग जो प्रेपोजिशन है वो टाइम का प्रेपोजिशन है, ऑन जो प्रेपोजिशन है वो प्लेस का प्रेपोजिशन है। कि ऑन द, हम जो बात करते हैं कि द पेन इज ऑन द पाम, तो ये प्लेस है। तो आंसर जो हो जाएगा ऑन, तो ऑन की जगह पर ये एरर है, तो ऑन की जगह पर हमें ड्यूरिंग लिखना है, ऑन की जगह पर ड्यूरिंग। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन ऑगस्ट शी विल बी एंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स हर grandmother will plant last January. Her grandmother will plant last January. मीनिंग निकालो, मीनिंग से क्लियर हो जाएगा, मीनिंग से ग्रामर ठीक होगा, इसके मीनिंग से इसका ग्रामर ठीक होगा, इसके मीनिंग से इसका ग्रामर ठीक होगा। ठीक है, बताइए। चलिए, किया, समझाता। तो कहता है अगस्त में शी विल बी एंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स, ऑल द फ्रूट्स हर, तो ये यहां खत्म मानो सेंटेंस कि अगस्त में शी विल बी एंजॉइंग, वो एंजॉय कर रही होगी ऑल द फ्रूट्स, के सारे जो जितने भी फल फ्रूट है वो खा रही होगी। कब? आने वाली अगस्त में, कि जैसे भी जून चल रहा है, आने वाली अगस्त में वो खूब एंजॉय कर रही होगी, खूब खा पी रही होगी, फ्रूट्स खा रही होगी। कौन से फ्रूट्स? कि वो फ्रूट्स जो हर ग्रैंडमदर विल प्लांट लास्ट जनवरी। अब लास्ट जनवरी तो ये पास्ट हुआ, कि वो कौन से फ्रूट्स खा रही होगी जो उसकी मदर अभी प्लांट करेंगी या उसकी मदर ने पिछली जनवरी में प्लांट किए थे। तो उसकी ग्रैंडमदर ने पिछली जनवरी में जो फ्रूट्स है वो प्लांट किए थे, जो अब पक गए होंगे और आने वाली अगस्त में वो एंजॉय कर रहे होंगे, खा पी रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि ये बात पास्ट की कर रहा है, तो फिर विल आ नहीं पाएगा। तो यहां पर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा, प्लांटेड करना। क्लियर हो? तो पास्ट की बात कर रहा है तो लास्ट जनवरी की बात कर रहा है, तो विल प्लांट नहीं, जो प्लांट किए थे प्लांटेड हो जाए, प्लांटेड हो जाए। क्लियर हुआ? अगर ये बात समझ में आई तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन। ठीक है, जो क्लियर ना हो कॉन्सेप्ट तुरंत बता देना। वैसे तो मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी रखता हूं कि कोई कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, सारी बात समझ में आ जाए। द कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या होता है बेटा? नुकसान की भरपाई। क्षतिपूर्ति होता है नुकसान की भरपाई, कंपनसेशन। द कंपनसेशन दैट द गवर्नमेंट अग्रीड टू प्रोवाइड टू द dependents of the train accident is fairly less, is fairly less, is fairly less। यहां मैं आपको एक एडवर्ब एरर बताता हूं, जो फेयरली और रादर में फर्क बताता है। फेयरली और रादर बेसिकली दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं एडवर्ब है, और ये जो एडवर्ब है ये किसी भी सिचुएशन को 50% कर देती है, 50% डाउन कर देती है। तो इनका मतलब होता है 50-50, ऐसे मान के चले। इसका मतलब है 50-50, कि जैसे मैं ऐसे बोलूं कि यार वो इंटेलिजेंट है, समझ लो, पहले यूज समझ लो। मैं बोलूं कि शी इज इंटेलिजेंट, कि वो इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब है वाकई वो इंटेलिजेंट है। किसी को लगता है कि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर मैं बोल दूं शी इज फेयरली इंटेलिजेंट, अगर मैं बोल दूं शी इज फेयरली इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है तो सही, लेकिन इतनी भी नहीं है, मतलब उसकी इंटेलिजेंस को कम कर दिया। किसी ने कहा कि वो इंटेलिजेंट है, इसका मतलब वो बुद्धिमान है, लेकिन किसी ने उसमें ऐड कर दिया, उसने कहा शी इज फेयरली इंटेलिजेंट, तो अब वो जितनी इंटेलिजेंस है उसकी इंटेलिजेंस कम हो गई फेयरली कहकर। फेयरली किसी भी चीज की सिचुएशन को आधा कर देता है,
रादर भी। इसका मतलब है बहुत बुद्धिमान है, इसका मतलब है बुद्धिमान तो है लेकिन उतनी नहीं है कि जिस तरीके से तू बता रहा है ना कि वो बुद्धिमान है तो सही, उतनी नहीं है। फेयरली इंटेलिजेंट, हाँ है, सो इंटेलिजेंट है। फिर समझ लो, हमने कहा ही इज ए बैड बॉय। हमने कहा वो तो यार एक बैड बॉय है, ही इज ए बैड बॉय, कि वो तो एक गंदा लड़का है, बोल दिया खराब बच्चा है यार वो तो किसी ने कह दिया यार तूने तो वैसे खराब बच्चा कह दिया, वो खराब तो है लेकिन इतना भी खराब नहीं है जिस तरीके से तू बोल रहा है। ही इज ए रादर बैड बॉय, कि वो गंदा बच्चा है, हमें पता है तो सही बुरा, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है जितना तू बता रहा है। तो इसका मतलब है 50%, इसका मतलब है बुरा है, इसका मतलब है इतना भी बुरा नहीं है, इसका मतलब है वो इंटेलिजेंट है, इसका मतलब वो इतनी भी इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये दोनों 50-50 को बताते हैं। क्लियर है? अब एक पॉइंट और बेटा, जो फेयरली लगता है वो पॉजिटिव सेंस एडजेक्टिव्स के साथ लगता है। ये उन एडजेक्टिव के साथ लगता है जो पॉजिटिव सेंस देते हैं, जिससे किसी की हम अच्छाई करते हैं। उन एडजेक्टिव्स के साथ लगता है जिनका सेंस पॉजिटिव हो। लेकिन जो रादर उस एडजेक्टिव के साथ लगता है, जो नेगेटिव सेंस देते हैं, जो किसी की बुराई करे। अगर मैं किसी को बैड बोलूंगा तो क्या कहते हैं, नेगेटिव हो गया उसके लिए। मैं किसी को इंटेलिजेंट बोलूंगा तो पॉजिटिव हो गया। तो जहां पॉजिटिव सेंस एडजेक्टिव होता है उसके साथ फेयरली, और जो नेगेटिव सेंस एडजेक्टिव होता है उसके साथ रादर लगता है। अब बताओ, पहले इतना क्लियर हुआ कि अगर ये राम कहानी आपको समझ में आ गई है तो अब आप आओ इस महाभारत। क्लियर है? अगर ये राम कहानी क्लियर है तो अब इस महाभारत पे अब जरा देखो क्या कहता है। द कंपनसेशन दैट द गवर्नमेंट एग्रीड टू प्रोवाइड, कि वो कंपनसेशन, वो क्षतिपूर्ति दैट द गवर्नमेंट अग्रीड, जो गवर्नमेंट ने अग्री किया था टू प्रोवाइड, देने का। गवर्नमेंट ने अग्री किया था देने का, भाई क्षतिपूर्ति करने का, कि भाई मैं तुझे ये कंपनसेशन दूंगा। गवर्नमेंट ने कह दिया किसको? टू द डिपेंडेंट्स। कौन से डिपेंडेंट्स? ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट में मानो कि किसी परिवार का एक मुखिया मर गया, उसके या 4 बच्चे, क्या कहते हैं, उसकी बीवी, 4 बच्चे, माँ बाप, भैया उनको पैसे देना है। तो ऐसे मान लो कि भाई गवर्नमेंट ने कहा कि चलो भाई ये मर गया, इसको दे दो 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए में क्या होता है? तो भाई इस सेंटेंस के अनुसार जो कंपनसेशन दिया जा रहा है बहुत ही कम दिया जा रहा है। और अगर कंपनसेशन बहुत कम दिया जा रहा है तो बेटा ये जो लेस है, ये जो कंपनसेशन है, ये जो लेस है, ये नेगेटिव सेंस है या पॉजिटिव सेंस है? तो कंपनसेशन अगर वो देते 50 लाख रुपए तो हाँ तो बहुत पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ये कह रहा भैया जो कंपनसेशन दिया जा रहा है वो कम है, तो वो नेगेटिव सेंस ले रहा है। अगर नेगेटिव सेंस ले रहा है तो आपको रादर लिखना पड़ेगा, फेयरली। पर समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको फेयरली नहीं, आपको यहां पर रादर लिखना पड़ेगा। यहां पे फेयरली नहीं, रादर लिखना पड़ेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, लेस जो होता है वो लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है। लेस जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री होता है, और यहां पर कंपैरिजन हो नहीं रहा। और अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो आप लेस भी नहीं लगा सकते। स्पोकन में ठीक है, अगर आप लेस बोल रहे हो तो मीनिंग आ रहा है, मतलब स्पोकन में ठीक है, लेकिन अगर आप इसको लो कर दोगे, कम कर दोगे, तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी लेस भी गलत नहीं है। अगर आप लेस लगा के चलते हो तो वो गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट लो हो जाएगा। लेकिन लेस लगाओ या लो, दोनों ठीक है, लेकिन आप फेयरली की जगह रादर लगाएंगे, फेयरली लगाएंगे तो गलत है। समझ में आ रहा है? फेयरली हर तरीके से गलत है। तो आंसर होगा डी। आंसर होगा डी, और डी हमारा सी ऑप्शन में है। तो सी हमारा ओएमआर शीट में सी टिक होगा, ओएमआर शीट में सी टिक होगा। समझ में आया? द मोर इट रेन्स वर्स द रोड बिकम। हाँ, ये बिल्कुल बारिश के ऊपर फिट बैठ रहा है। बाहर बारिश हो रही है, अंदर हम क्लास ले रहे हैं। हम बारिश का एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन हमें क्लास लेना पड़ रहा है भाई। हाँ चलिए, आंसर 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 आंसर। ये एडजेक्टिव से एरर है। ये अभी जो एरर था वो एडवर्ब से था, अभी जो एरर था वो एडवर्ब से था। ये जो एरर है ये एडजेक्टिव से, ये जो एरर है ये एडजेक्टिव से है। इससे पहले वाला जो एरर था वो एडवर्ब से था। और ये क्लास के अंदर मैं ठूस ठूस के बताता हूं, सारी बातें ये सारी बातें क्लास में मैं गजब तरीके से बताता हूं। तो देखो, एक होता है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री,
और फिर एक होता है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कहते कि इसका मीनिंग होता है जितना, और इसका मतलब होता है उतना, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। और ये दोनों क्लॉज से पहले आते हैं, ये दो क्लॉज से पहले ये दो फ्रेज आते हैं, दो क्लॉज से पहले ये द प्लस कंपैरेटिव डिग्री आता है। जैसे मैं बोलूं द मोर वी अर्न, द मोर वी अर्न, द मोर वी डिजायर। कहता है द मोर वी अर्न द मोर वी डिजायर। कहता है जितना, इसका मतलब हो जाएगा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। कह रहा है जितना हम कमाते हैं, द मोर, द प्लस कंपैरेटिव, उतना। कह रहा है जितना हम कमाते हैं उतना हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो एक क्लॉज से पहले एक द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, दूसरे क्लॉज से पहले द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। और ये हम एडवर्ब में करते हैं, एडजेक्टिव में करते हैं। तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है जितना, और द प्लस का अगली द प्लस कंपैरेटिव का मतलब होता है उतना। तो ये दो पैरेलल जो एक्शंस होते हैं, दो एक्शंस होते हैं, उनके पैरेललिज्म को बताता है कि भाई अगर तुम जितना ये करोगे तो उतना दूसरी सिचुएशन बढ़ जाएगी, कि भाई वो तो जितना खाएगा उतना मोटा हो जाएगा, तो जितना पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। तो इस जितना उतना के सेंस में हमें द प्लस कंपैरेटिव डिग्री देना पड़ता है। तो वही बात यहां पर। तो देखो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, यहां क्या लगा, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। और बेटा यहां पर देखो बेड का कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन द नहीं है, तो ये आर्टिकल लगेगा यहां, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो मीनिंग क्या होगा, मीनिंग होगा द मोर इट रेन्स, जितना बारिश होगी, द वर्स द रोड बिकम, उतना खराब रोड हो जाएगा, रोड उतने खराब हो जाएंगे। जितना बारिश होगी रोड उतने खराब हो जाएंगे। तो इनके साथ द आता है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो यहां द प्लस कंपैरेटिव डिग्री है, यहां पे कंपैरेटिव डिग्री तो है, उसके साथ द नहीं है, तो आपको द लगाना पड़ेगा। तो देख लो यहां पर जो एरर है, द लगाना पड़ेगा इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले। आंसर सी, तो आंसर सी में, और सी ऑप्शन है ए में, तो आपको OMR शीट में ए टिक करना है, आपको OMR शीट में ए टिक करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अगला एरर। मिस्टर अनकेर्टन ग्लांस्ड टू द इंस्पेक्टर। मिस्टर अनकेर्टन ये नाम है, इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है, इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन। मिस्टर अनकेर्टन ग्लांस्ड टू द इंस्पेक्टर हु merely snorted and looked at the ceiling। चलिए रिप्लाई करें। ऐसे ऐसे बताया करो कि 9 का ए बी, तो आंसर देते हो ना ऐसे कि भाई आपको लगता है 9 का बी, आपको लगता है 10 का सी, आपको लगता है 11 का डी। तो आप क्वेश्चन नंबर लिखकर फिर आंसर दिया करो, तो मुझे क्लैरिटी रहेगी कि आपने किस क्वेश्चन का रिप्लाई किया है। ठीक है बेटा, मुझे क्लैरिटी रहेगा किस क्वेश्चन का रिप्लाई दिया है। देखो तो चलो अब मैं आपको बात बताता हूं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। एरर जो है वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन से है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन से एरर आया है। क्या एरर है? ग्लांस्ड के साथ, ग्लांस के साथ हम एट लगाते हैं, हम ग्लांस के जैसे लुक के साथ एट। इस ग्लांस का मतलब होता है देखना, समझ रहे, मतलब झलक किसी चीज को। लुक ऐसे समझ लो ध्यान से देख रहे हो किसी को, गौर से देख लिए, लेकिन ग्लांस होता है किसी की झलक। तो दोनों का मतलब देखना होता है, तो लुक और ग्लांस दोनों के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो लुक के साथ एट लगाया तो ग्लांस्ड के साथ भी टू नहीं एट लगेगा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो एट कहां है? यहां टू की जगह एट हो जाएगा, यहां टू की जगह एट हो जाएगा कि मिस्टर अनकेर्टन ग्लांस्ड एट द इंस्पेक्टर, उन्हें इंस्पेक्टर की तरफ देखा, कि किस ओर देखा। तो ये प्रेपोजिशन जो है, एट जो प्रेपोजिशन है, ये डायरेक्शन को और प्लेस को बताता है। ये प्रेपोजिशन है डायरेक्शन और प्लेस का। क्लियर हुआ? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, She spotted the novel and shouted। उसने नोवेल को उठाया, मतलब स्पॉट किया, देख लिया, इसका भी सेंस देखने का ही होता है।
उसने शी स्पॉटेड द नोवेल एंड शाउटेड, और चिल्लाई, हियर द बुक लाइज दैट वी वर सर्चिंग फॉर ऑल अराउंड, कि जिस बुक को हम ऑल अराउंड ढूंढ रहे थे, जिस बुक को हम ऑल अराउंड ढूंढ रहे थे, चारों तरफ ढूंढ रहे थे, अरे ये रही वो तो बुक, ठीक है, ये रही वो तो बुक। 9 का बी में दिया है, क्या कहना चाह रहे हो, 9 का बी में दिया। लेकिन हमारा आंसर जो है वर्स वो तो सी में था ना, तो सी हमारा ये रहा, तो ए हो जाएगा ना बेटा 9 का। तो वर्स में प्रॉब्लम है तो मतलब ये सी में होगी ना प्रॉब्लम। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, सही कह रहे हो, मैंने इसमें नहीं देखा। द मोर इट रेन्स, तो ये ए हो जाएगा। अब बी जो हो जाएगा वो वर्स हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा, बी बिल्कुल 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 ठीक, थैंक यू। मैं आगे सोच रहा, मैं समझा ये है तो ये एरर होगा, ये बी में बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही सही पकड़े हैं लड्डू के भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर ठीक हो गया, क्लियर हुआ बेटा, चलिए थैंक यू। तुम्हारे बच्चे जिए, पड़ोसियों का खून पिए, ठीक है। हाँ अगला, शी स्पॉटेड द नोवेल एंड शाउटेड, हियर द बुक लाइज दैट वी वर सर्चिंग फॉर, जो हम ढूंढ रहे थे। अच्छा चलो देखो, मैं यहां पे बता दूं बेटा, जब भी हम हेयर और देयर से सेंटेंस बनाते हैं, जब भी हम हेयर और देयर से सेंटेंस बनाते हैं, तो इनके बाद पहले वर्ब आती है और बाद में सब्जेक्ट आता है, ये ध्यान रखें। जब भी हम हेयर और देयर से सेंटेंस बनाएंगे, जब भी हम हेयर और देयर से सेंटेंस बनाएंगे, तो पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट। जैसे मैं ऐसे बोलूं, देयर आर 7 days, there are 7 days in a week, there are 7 days in a week, कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो बेटा हमने सेंटेंस देखा देयर, तो देयर के बाद आपको पहले वर्ब लिखना पड़ेगा और बाद में उसके सब्जेक्ट आता है, ये ध्यान रखिए। देयर के यूज में पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट, मतलब इन्वर्जन लगा के रखते हैं। हियर से भी कोई सेंटेंस बनता है तो पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट। तो जैसे हम कहते हैं कि हियर हियर गोज द लास्ट बेल, हमने कह दिया हियर गोज द लास्ट बेल, या ऐसे लिख दो हियर कम्स द चिल्ड्रन, कहते हैं हियर कम्स द चाइल्ड, कि लो बच्चा आ गया, कि किसी बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, तो हमने कहा अरे लो बच्चा आ गया, तो हियर कम्स द चाइल्ड, ऐसे लिखना होगा। तो जब भी हियर देयर से सेंटेंस बनाओ, जब भी हियर देयर सेंटेंस के शुरू में हो, हियर देयर से सेंटेंस बनाते हो, तो बेटा हियर देयर के बाद वर्ब पहले लिखोगे, और बेटा चाइल्ड सिंगुलर है, सब्जेक्ट बाद में, तो चाइल्ड सिंगुलर है तो कम्स, अगर चिल्ड्रन होता तो कम हो जाता। और यहां पे किसी वजह से 7 days की जगह 1 day होता, किसी वजह से 1 day होता तो यहां इज होता। अगर ये बात समझ में आई तो बेटा हियर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, सेंटेंस हमारा हियर से शुरू हो रहा है, और अगर हियर से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसने सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में दे दिया। और जनरली यही होता है भाई, जनरली मतलब हियर देयर ना हो तो यही होता है। तो बस हमें इस पे ध्यान देना है, इसकी वजह से यहां पर चीजें बदलाव में आ जाएंगी। इनकी पोजीशन को एक्सचेंज करना है, लाइज को पहले लिखना है और द बुक को बाद में लिखना है। मींस वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, वर्ब पहले लिखना है, सब्जेक्ट बाद में लिखना है। और यहां देखूं ये ए, हाँ ये तो बी है, ठीक है ना, ये तो मैंने सही पकड़ लिया, ये है बी हो गया। और अगर ये बी है तो आंसर डी हो जाएगा। अब तो मैंने सही लिखा है ना बेटा। हाँ कई बार माइंड जम्बल्ड हो जाता है। ठीक है चलिए, तो इसे बेटा इसलिए तो कहते हैं ना, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नो वन इज परफेक्ट, एनीवन कैन मेक मिस्टेक एनीवेयर, एनीवन कैन मेक मिस्टेक एनीवेयर, नो वन इज परफेक्ट। तो भैया वही हो गया, देख लो, मैं सुबह से शाम तक सिखाता हूं लेकिन फिर भी मैंने आंसर देने में गलती कर दी है ना बेटा।
चलिए आंसर दीजिए। रघु डिड नॉट गेट द जॉब बिकॉज ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस एनफ फॉर द पोस्ट। एक्सपीरियंस एनफ फॉर द पोस्ट। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। तो देखिए बेटा, यहां पर यूज जो है वो एनफ का यूज देखिए। एनफ का यूज बेटा, एनफ है ना, दो काम करता है। एनफ जो है वो हमारा एनफ जो है एडजेक्टिव भी होता है, इसे कहते हैं डिटरमिनर। ये डिटरमिनर भी होता है, और बेटा ये सेंटेंस में मतलब डिटरमिनर मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और ये सेंटेंस में एडवर्ब भी होता है। ये दोनों काम करता है, लेकिन फर्क ये है अगर सेंटेंस में डिटरमिनर है तो एनफ के बाद नाउन लिखो। डिटरमिनर है तो एनफ के बाद नाउन लिखो, क्योंकि नाउन की संख्या मात्रा को बताने वाला शब्द डिटरमिनर होता है। जैसे मैं बोलूं 10 बॉयज, मैं लिखूं 10 बॉयज, तो पहले मैं डिटरमिनर लिखूंगा, बाद में नाउन लिखूंगा। मैं ऐसे तो नहीं कह पाऊंगा ना, मैं ऐसे तो नहीं कह पाऊंगा बॉयज 10, नहीं कह पाऊंगा, ये गलत हो जाएगा। सेम एज जब ये डिटरमिनर है तो नाउन से पहले आएगा, और जब ये एडवर्ब है, तब ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आता है। ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आता है। छोटी सी बात, जैसे मैं अगर ऐसे बोलूं एनफ मनी, एनफ मनी, तो जो मनी है, ये जो मनी है ये नाउन है, जो मनी है वो नाउन है। कितनी है? एनफ, पर्याप्त। ये कितनी मनी है? पर्याप्त। तो ये यहां पर डिटरमिनर है जो इस नाउन की मात्रा को बता रहा है। और अगर मैं बोलूं कि भाई रिच एडजेक्टिव है, रिच रिचेस्ट, तो इसको मैं डिफाइन करूंगा तो मेरे को रिच एनफ करना पड़ेगा कि भाई काफी अमीर है। तो इसे एडजेक्टिव के बाद लिखोगे, जैसे एडजेक्टिव के बाद लिखोगे तो ये एडवर्ब है, और अगर नाउन से पहले लिखोगे तो ये डिटरमिनर मतलब एडजेक्टिव है। अब सेंटेंस देखो, कहते हैं रघु डिड नॉट गेट द जॉब। रघु को नौकरी नहीं मिली क्योंकि ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस एनफ फॉर द पोस्ट। उस पोस्ट के लिए उसके पास एक्सपीरियंस एनफ नहीं था। और अगर मैं लिखूं डिड नॉट हैव, तो ये हेल्पिंग और ये मेन वर्ब, तो ये वर्ब के बाद जो हैव वाली वर्ब है, मेन वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट का काम है वो नाउन प्रोनाउन करता है। तो इसका मतलब है एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस जो शब्द है वो नाउन है मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है, तो एक्सपीरियंस जो है वो नाउन है। तो अगर एक्सपीरियंस अगर नाउन है और ENCE वाले वर्ड नाउन होते, इंटेलिजेंस, समझ रहे, ENCE वाले वर्ड नाउन होते, तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडफ को आपको पहले लिखना पड़ेगा। नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एनफ को आपको पहले लिखना पड़ेगा, तो एनफ एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस एनफ नहीं होगा। तो यहां पर ये डिटरमिनर का काम कर रहा है, और अगर ये डिटरमिनर है तो इसे नाउन से पहले रखो। नाउन से पहले रखो तो जहां पर एक्सपीरियंस है वो एरर है, तो एक्सपीरियंस एनफ, एनफ को उठाकर यहां रखो क्योंकि ये नाउन है और ये डिटरमिनर है, और डिटरमिनर को नाउन से पहले लिखते हैं। आंसर डी। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? बताइए। बताइए मेरे बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आंसर एकदम सटीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इफ देर इज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस, choose the correct answer from the option without changing the tense. One of the four options has same response as the original sentence. Which can be chosen in case of agreement with the original sentence? I will have been studying English for 3 years by the end of this course. हाँ जी, अब बताइए। कहता है आई हैड बीन। अब इसमें से बताइए कि भाई इसका जो रिप्लेसमेंट है वो कौन सा हो सकता है, इसमें से रिप्लेसमेंट कौन सा हो सकता है, अब बताएं। आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर।
बताओ बताओ। तो देखो बेटा, सीधी सीधी बात है बेटा, जितना इतना घुमा फिरा कर पूछा है ना, तो पूछा काफी घुमा फिरा कर है, लेकिन आंसर जो है ना, सर रीडिंग, बेटा रीडिंग कमजोर है तो रीडिंग को मजबूत करना मेरे बेटा। चलो देखो, अब मैं इसको समझा दूं। आंसर जो होगा ना, आंसर यही होगा, आप इसका रिप्लेसमेंट दे नहीं पाओगे। ये जो बोल रहा है, पहले इसकी जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें समझे। वो कह रहा है इसका कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है तो बताओ, अगर नहीं हो सकता तो ये का यही आंसर है। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, ये जो क्या लिखा है और ये जो लिखा है सेम है। आई विल हैव बीन स्टडिंग, आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years, इंग्लिश फॉर 3 years, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। तो मतलब बिल्कुल सेम है। तो ये क्या कहता है, अगर ये बिल्कुल मतलब इसका कोई रिप्लेसमेंट है तो दे दो, और अगर रिप्लेसमेंट नहीं है तो यही आंसर होगा, ये बोल रहा है। तो अब मैंने अगर सेंटेंस पढ़ा तो मैं यहां पे देखता हूं कि इसका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, इसका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। हाँ भाई लग ले, अगर पाँव लागू लागू गुरु जी, लो मैं उठा के रख दूं अपनी टांग, ले पाँव लग ले मेरे। तो देखो इसका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। ये क्या कहता है, आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ फॉर 3 years बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। जब ये कोर्स है भाई, किसी ने बी क्या कहते हैं, कोई बी इंग्लिश कर रहा है, तो बी इंग्लिश कर रहा है, 3 साल से वो इंग्लिश पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है, तो कहता है इस कोर्स के अंत तक मैं इंग्लिश 3 साल से पढ़ रहा हूँ। मतलब उसने शुरू पास्ट में किया है, लेकिन आगे तक वो पढ़ रहा होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस होता है। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये जो अभी सेंस मैंने बताया, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ध्यान से सुनिए, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कहता है कि भाई कोई भी एक्शन, नाउ हम प्रेजेंट में कोई एक्शन कह रहे हैं, फ्यूचर के ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर के अंदर चल रहा हो, जो फ्यूचर के अंदर चल रहा हो, लेकिन बेसिकली वो एक्शन जो है पास्ट में शुरू हुआ है। वो स्टार्ट जो है, ऐसे माने कि वो जो एक्शन है, वो जो एक्शन है वो स्टार्ट पास्ट में हुआ है, वो एक्शन शुरू पास्ट में हो गया। तो अब इसे ऐसे मान के चलो, मैं अगर ऐसे बोलूं कि भाई मैं इस साल के अंत तक, मैं ऐसे बोलता हूं, मैं इस साल के अंत तक सीएमसी में 4 साल से पढ़ा रहा हूंगा। इस साल के अंत तक मैं सीएमसी में 4 साल से पढ़ा रहूंगा। तो ऐसे मानो क्या, वो तो है ही कि ये जून चल रहा है, ऐसे मानो कि ये जून चल रहा है। अब मैंने कहा इस साल के अंत तक, तो इस साल के अंत तक ऐसे मानो दिसंबर, ऐसे मानो दिसंबर। तो जून से लेकर और ये दिसंबर, तो जून का जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 6 मंथ्स। तो मैंने 6 मंथ्स तो फ्यूचर के जोड़े, मैंने 6 मंथ्स तो फ्यूचर के जोड़े, लेकिन मैंने कहा मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूंगा, और मैंने बेटा जो ये इतना जोड़ा है, मैंने 3 साल 3 years प्लस 6 मंथ्स मैंने यहां के जोड़ दिए। मैंने 3.5 साल यहां के जोड़े और 6 महीने आगे के हो गए 4 साल। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही पॉसिबल है कि एक्शन पास्ट में हुआ और फ्यूचर में भी चल रहा हो। अब अगर ये बात आपको क्लियर हुई है, ये बात क्लियर हुई है, तो अब आप इस बात को यहां पर देख लो, इसी बात को यहां पर अप्लाई कर लो। तो क्या कहता है, आई विल हैव बीन, कह रहा है आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, में इंग्लिश पढ़ रहा हूंगा, मतलब फ्यूचर में, फॉर 3 years, 3 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूंगा, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स, जब तक ये कोर्स खत्म होगा ना, तब तक मेरी इंग्लिश 3 साल से चलती आ रही होगी। ऐसे माने कि 2 महीने बाद कोर्स खत्म है, 2 महीने बाद कोर्स खत्म है, तो बेटा उसने 2 साल 10 महीने पीछे के जोड़े,
तो इसका रिप्लेसमेंट ना तो आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से दे सकते हो, इसका रिप्लेसमेंट ना आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से दे सकते हो, और ना ही इसका रिप्लेसमेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस से दे सकते हो। तो इसका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जो ये है वही आंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये बात समझ में आ गई है तो बेटा आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए, ये बात क्लियर है तो आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। और बेटा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आने वाले सेंटेंस, जो दिया हुआ सेंटेंस है उसके अंदर एरर बताओ। द पुलिस आर सर्चिंग अबाउट द मिसिंग ज्वेलरी। द पुलिस आर सर्चिंग अबाउट द मिसिंग ज्वेलरी। तो कहता है इसके अंदर 4 वर्ड में से बताओ कौन सा वर्ड गलत है। एक तो कहता है अबाउट, कि क्या ये गलत है। एक वर्ड है हमारा कि अबाउट आर, तो क्या इनमें से ये गलत है। एक वर्ड है द तो उन्होंने 2 जगह दे दिया, एक तो द पुलिस और एक द मिसिंग, और एक वर्ड दे दिया मिसिंग। तो एक दा को तो छोड़ ही दो, क्यों? क्योंकि ने 2 जगह दे दिया और 2 जगह तो एरर हो नहीं सकता, तो दा की तो पॉइंट छोड़ ही दो, तो दा तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे आर अबाउट या मिसिंग, या तो आर अबाउट या मिसिंग, इन तीनों में से। तो एक एक करके देखते हैं। द पुलिस अगर होल डिपार्टमेंट की बात होती है तो द पुलिस भी होता है बेटा, द पुलिस इज भी होता है, ये ध्यान रखें। द पुलिस इज भी होता है सिंगुलर वर्ब, लेकिन उस वक्त पुलिस जो है द होल डिपार्टमेंट होना चाहिए, उस वक्त पुलिस द होल डिपार्टमेंट हो। लेकिन अगर होल डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट के कुछ लोगों की बात हो रही है तो पुलिस आर सर्चिंग अबाउट द मिसिंग ज्वेलरी। मिसिंग ज्वेलरी को ढूंढ रही है कौन? पुलिस ढूंढ रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, पुलिस के कुछ बंदे ढूंढ रहे हैं, तो मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब आर ठीक है। तो इसका मतलब है ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, और दा भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 जगह दे रखा है। अब आता है या तो अबाउट और या फिर मिसिंग। द मिसिंग ज्वेलरी, जो ज्वेलरी खोई हुई है वो अभी खो चुकी है, जो खोई हुई ज्वेलरी है, जो क्या कहते हैं, तो इसका मतलब ये भी ठीक है, जो खोई हुई ज्वेलरी है, तो ये भी गलत नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ये अबाउट। तो अबाउट नहीं, फॉर आएगा, सर्च फॉर। तो किसी चीज को जो ढूंढना होता है वो सर्च फॉर होता है। सर्च फॉर फिक्स्ड प्रेपोजिशन, सर्च फॉर फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। अब बताइए समझ आया कि नहीं है? ठीक है, तो आज कम क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, 14 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने। मिलते हैं अब अगली क्लास में, कल की क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। तब तक के लिए